नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार आजाद एकेडमी में। हमने आपसे एक वादा किया था कि जब तक अंतिम जनपद की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की भर्ती का नोटिफिकेशन आउट नहीं हो जाएगा, हम तब तक आपको अपडेट देते रहेंगे। इसी क्रम में आज हम दो जनपद जिनका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, ये जनपद आपके भदोही और बिजनौर हैं। इन दोनों का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इनमें कितने पद हैं, कौन कौन सी परियोजनाओं में पद हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। और उसी के साथ आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, इनकी लास्ट डेट क्या है और इसका मानदेय क्या है, सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो भी कर लीजिए। चलिए साथियों, बढ़ते हैं हम एक नई अपडेट के साथ, नई भर्ती के साथ, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की भर्ती जो है जनपद भदोही और जनपद बिजनौर में आई हुई है। एक एक जनपद के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भदोही की। तो भदोही में देखिए कुल पद कितने हैं, 7 पद हैं। परियोजना क्या है, ज्ञानपुर। तो ज्ञानपुर ब्लॉक है ये, इसी में केवल 7 पद आए हैं, बाकी किसी ब्लॉक में कोई पद खाली नहीं है। तो देखिए ये जो भर्ती हो रही है वो जो पिछले 2025 स्टार्टिंग में भर्ती हो चुकी है आंगनबाड़ी केंद्रों पे, तो उन केंद्रों पर जो भर्ती हुई थी उसमें से जो रिक्त पद बच गए हैं उन पर हो रही है। तो इसीलिए अब आप ये सोचें बहुत कम पद हैं, तो पद तो देखिए कम ही कम आएंगे। कुछ जनपदों में जहां ज्यादा रिक्त हैं वहां ज्यादा आ रहे हैं, तो ये तो आपको सोचना ही नहीं कितने हैं। अगर वाकई में आप ज्ञानपुर के निवासी हैं, ज्ञानपुर परियोजना से बिलोंग करते हैं, आप देखिए आपकी ग्राम पंचायत में है अगर वैकेंसी, तुरंत फॉर्म डाल दीजिए, क्योंकि आवेदन शुल्क इसका कितना है, 0। कोई भी आवेदन शुल्क आपको नहीं देना है, ठीक है। तो ज्ञानपुर परियोजना में आपके 7 पदों की, कौन सा पद है, कार्यकर्त्री का, ठीक है। कार्यकर्त्री यानी वर्कर के पद जो है वो आए हैं। जनरल आपके इसमें देखिए 3 पद जनरल के हैं, 1 SC है और 3 पद आपके OBC के हैं। कुल मिला के 7 पदों पर यह भर्ती होनी है। तो देखिए ये तो हमने पद बता दिए। अब जनपद बिजनौर के पद देख लीजिए, उसके बाद में आगे की चीजें चर्चा करेंगे, ठीक है। लास्ट डेट देखिए भदोही की आपकी है 31 मार्च। 31 मार्च तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। अभी आपके पास लगभग 20 दिन, 18-20 दिन के आसपास है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आराम से करिए, ठीक है। बिजनौर की हम बात करें तो इसकी अंतिम तिथि आपकी 1 अप्रैल है। इससे एक दिन बाद बिजनौर की अंतिम तिथि है, 1 अप्रैल है। बिजनौर में देखिए यहाँ टोटल 7 पद हैं, तो बिजनौर में टोटल पद 41 है, ठीक है। 41 में देखिए बिजनौर शहर, ये परियोजना का नाम है। बिजनौर शहर में आपके 7 पद हैं। मोहम्मदपुर देवमल 4 पद हैं इसमें। हल्दौर ब्लॉक में 1 पद है मात्र। खारी झालू ब्लॉक में आपके 2 पद हैं। जलीलपुर ब्लॉक में आपके 3 पद आए हैं। नूरपुर में आपके 5 पद हैं। अफजलगढ़ में आपका 1 पद है। तो देखिए जहां जितने भी पद खाली हैं उस हिसाब से वैकेंसी निकली हुई है। इसमें आपका ग्राम पंचायत के हिसाब से नहीं दे रखा है। ग्राम पंचायत के हिसाब से आपको अगर विस्तृत आपको देखना है, उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आप अपने परियोजना कार्यालय जाइए। ब्लॉक लेवल पर एक परियोजना कार्यालय होता है, उस कार्यालय से जाकर आपको पता लग जाएगा कि किस किस ग्राम पंचायत में आई हुई है। सोहारा आपका जो है ब्लॉक, इसमें 1 वैकेंसी है। धामपुर में 5 वैकेंसी है। नहटौर में आपकी 2 वैकेंसी है। किरतपुर में आपकी 2 वैकेंसी है। नजीबाबाद में आपकी 7 वैकेंसी है और कोतवाली में 1 वैकेंसी है। कुल मिला के आपकी 41 यानी 41 वैकेंसी बनती है। तो बिजनौर में देखिए 41 वैकेंसी है। भदोही में आपकी मात्र 7 वैकेंसी है। जो हमारी बहनें बिजनौर की निवासी हैं वो फटाफट देख लें कि आपकी ग्राम पंचायत में वैकेंसी खाली है या नहीं। अगर आप परियोजना कार्यालय नहीं जाना चाहते हैं तो आपको दूसरा तरीका यह है कि आपके ग्राम पंचायत में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, 1, 2 या 3 जो भी हैं, उनमें देख लीजिए। अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री तीनों 2 या 3 जो भी हैं, जितने भी हैं, अगर सब में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री मौजूद हैं तो समझिए नहीं वैकेंसी है, क्योंकि एक आंगनबाड़ी केंद्र पर केवल एक ही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की भर्ती और एक सहायिका की भर्ती हो सकती है। सहायिका के पद चूंकि पहले मतलब जो है वैकेंसी सबकी आउट हो चुकी है, अब केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की हो रही है,
तो अगर पहले से कार्यकर्त्री वहां कार्यरत है आपकी ग्राम पंचायत में, तो आपको परियोजना कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां वैकेंसी नहीं होगी। होगी कहां? जहां आंगनबाड़ी का पद खाली होगा, कार्यकर्त्री का पद खाली होगा, वहीं वैकेंसी आई होगी, क्योंकि एक केंद्र पर एक ही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की नियुक्ति होनी है। ठीक है, अब हम बात करें वही पुरानी बातें हर वीडियो में जो हम बताते हैं। योग्यता इसकी भी वही सेम ही योग्यता रहेगी, 12th से पराई स्नातक तक। ठीक है, चयन आपका मेरिट के हिसाब से है। मेरिट किसकी बनेगी? 12th की, और आपका बीए या बीएससी जो भी कर रखा हो आपने, ये आपका जुड़ेगा। और इसके अलावा आपका पीजी में एमए या एमएससी जो भी कर रखा हो वो जुड़ेगा। देखिए, क्वालिफिकेशन बढ़ाई है, इसका बढ़ाने का भी इनका एक उद्देश्य ये है कि जो सुपरवाइजर की भर्ती आती है, पहले सुपरवाइजर की भर्ती डायरेक्ट होती थी, पद सीधे परीक्षा के माध्यम से भरे जाते थे। अब क्या है, अब कुछ पद जो है वो प्रमोट करके भर दिए जाते हैं, बाकी के बचे हुए पदों पर परीक्षा आयोजित की जाती है। इस साल देखिए आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की करीब 2500 पदों पर भर्ती होनी है। 2500 में आप 400-500 पद मान लीजिए प्रमोशन से भरे जाएंगे, बाकी 2000 के आसपास पद जो है वो परीक्षा कैसे होगी? पैट आपका पास, आपने 2025 के पैट में आप बैठे हो, एग्जाम दिया हो, उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जब भी इसकी वैकेंसी सुपरवाइजर की आएगी। लेकिन जब भी आएगी, देखिए सुपरवाइजर की वैकेंसी आने का तो चांस अभी था, लेकिन अभी कोई इसकी सुनवाई नहीं आ रही। जैसे ही कोई सुनवाई इसकी आती है, जैसे ही इसकी कोई भी अपडेट आती है, हम सबसे पहले आपको देंगे। तो आप हमारे चैनल को देखिए बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा देना, क्योंकि कोई भी अगर आपको अपडेट मिलेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आयु भैया 18 से 35 वर्ष, और बाकी आरक्षित वर्ग को नियमानुसार जो 5 साल की या जो भी ज्यादा कुछ कंडीशंस में ज्यादा छूट मिलती है वो आपकी बरकरार रहेगी। मानदेय आपका 4500 प्लस 1500, यानी पूरा 6000 रुपए मानदेय आपको प्रति महीने मिलेगा। बाकी योगी जी ने महिला दिवस पर घोषणा कर दी है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाया जाएगा। उसी के साथ साथ उन्होंने एक और घोषणा की है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं के लिए जो फ्री इलाज का कार्ड भी जारी किया जाएगा। तो ये तो आपका देखिए मैंने आपको बता दिया, मानदेय कितना है, मेरिट कितनी है, आयु कितनी है, ये सब चीजें बता दी, कहाँ कितनी वैकेंसी है ये भी बता दी। अब हम बात करेंगे वरीयता कैसे दी जाएगी। हर वीडियो में हम आपको बताते चले आ रहे हैं। सबसे पहले आपका बीपीएल को वरीयता दी जाएगी। बीपीएल में भी आपकी देखिए जो होंगी विधवा महिलाएं, उन्हें वरीयता दी जाएगी। वही 1 2 3 4 5 6 क्रम तक चलता है। पहले क्रम पे विधवा आएगी बीपीएल की, दूसरे क्रम पे तलाकशुदा या परित्यक्ता, तलाकशुदा या परित्यक्ता इसे चांस मिलेगा, और तीसरे नंबर पर चांस मिलेगा आपको बीपीएल की अन्य महिलाएं जो हैं उन्हें चांस मिलेगा। अगर कोई अन्य महिलाएं हैं तो उन्हें भी चांस इसमें मिलेगा। अब अगर इनमें से कोई नहीं है तो आपका आएगा एपीएल, यानी बीपीएल जो गरीबी रेखा से नीचे वाले हैं, एपीएल जो गरीबी रेखा से ऊपर वाले हैं। ठीक है, तो एपीएल में भी सबसे पहले विधवा को, उसके बाद आपका तलाकशुदा या परित्यक्ता हो उसे चांस मिलेगा, और उसके बाद इसकी अन्य महिलाएं। तो जो एपीएल की अन्य महिलाएं हैं इन्हें सबसे लास्ट में चांस मिलेगा। अगर उनमें से कोई नहीं होगा तभी इन्हें चांस मिलेगा, अन्यथा की स्थिति में इन्हें चांस नहीं मिलेगा। वो आपके ग्राम पंचायत पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसकी जिले वाइज या ब्लॉक वाइज तो मेरिट बननी नहीं है, इसकी ग्राम पंचायत वाइज मेरिट बननी है। तो एक ग्राम पंचायत में जितने भी फार्म पड़ेंगे, अब वो फार्म जैसे होंगे उनकी छटनी की जाएगी। सपोज करिए एक से अधिक विधवा का, अगर एक विधवा का फार्म पड़ गया बीपीएल की, तो इसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे 12 ही पास क्यों ना हो, बाद वाले चाहे एमए किए हुए क्यों ना हो। दूसरा, अगर ये नहीं मिली, अब एक से अधिक अगर इसमें फार्म पड़े तो दोनों की मेरिट बनेगी, या 3 के पड़े तो तीनों की मेरिट बनेगी, तो मेरिट में जो ऊपर रहेगा उसे चांस मिलेगा। ठीक है, इसी तरह अगर इनकी स्थिति नहीं है, यानी विधवा कोई नहीं है, तो तलाकशुदा या परित्यक्ता है अगर, तो इन्हें चांस दे दिया जाएगा। अगर यहाँ भी वही शर्त रहेगी, अगर एक फार्म पड़ा है तो कोई मेरिट नहीं लगेगी, अगर एक से अधिक फार्म पड़े हैं तो मेरिट इन्हीं में मेरिट बनेगी। उसके बाद अगर ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो बीपीएल की अन्य महिला का अगर किसी का फार्म पड़ा है, अगर एक का फार्म पड़ा है
तो इस चांस सीधे सीधे इसका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। अगर एक से अधिक फॉर्म पड़े हैं तो मेरिट लगेगी, ठीक है। अगर ये भी नहीं है तो चौथे नंबर पर एपीएल की विधवा आएगी, ठीक है। यहाँ भी वही है, अगर ये भी नहीं है तो तलाकशुदा आ जाएगी एपीएल की, ये भी नहीं है तो अन्य महिलाएं, ये तो होंगी ही होंगी, ठीक है। तो ये लास्ट में होंगी और ये एक से अधिक ही होंगी, इनमें मेरिट फिर बनेगी। तो ये पूरी प्रक्रिया हमने आपको बता दी, कैसे क्या करना है, फॉर्म में क्या क्या चाहिए है। अब देखिए इसके अलावा अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ छोटा लिख दे रहा हूं मैं, 10th की मार्कशीट आपको लगानी है, ठीक है। ये आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए लगानी है। आपकी जन्म तिथि आधार कार्ड से सत्यापित नहीं होगी, जन्म तिथि आपकी सत्यापित होगी 10th की मार्कशीट से। इसके बाद आपका 12th की मार्कशीट, ये मेरिट के लिए लगेगी। बीए की मार्कशीट या बीएससी की मार्कशीट, ये भी मेरिट के लिए लगेगी। एमए या एमएससी की मार्कशीट, ये भी मेरिट के लिए लगेगी। तो ये तो आपके शैक्षणिक दस्तावेज लगेंगे। इसके बाद आपका आय, निवास तो कंपलसरी है सबके लिए, आय बीपीएल वालों के लिए कंपलसरी है, और जाति आपका आरक्षित वर्ग के लिए कंपलसरी है। इनमें प्रमाण पत्र लगेंगे। उसके बाद आपका देखिए आधार लगेगा पहचान के लिए, या इसकी जगह पे आप पैन कार्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये अपलोड होंगे। आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, यूपी आंगनबाड़ी भर्ती.in पर जाना है। आपके जिले का जो भी नोटिफिकेशन होगा उस पर आपको देखना है कि हाँ लास्ट डेट क्या है, नोटिफिकेशन है, आप उस पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लीजिए कि आपको क्या क्या चीज चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, वर्कर लॉगिन होगा या वर्कर रजिस्ट्रेशन होगा। वर्कर रजिस्ट्रेशन करिए पहले। रजिस्ट्रेशन में आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह मांगेंगे, उन्हें आप भरिए। और उसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस करना है, लॉगिन करके वर्कर लॉगिन पर जाकर वर्कर लॉगिन करके और पूरी डिटेल अपनी भरनी है। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं स्कैन करके। अगर आप खुद स्कैन नहीं कर पाते कैफे वाले से करा लीजिए, लेकिन आपको सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके भरने पड़ेंगे और स्कैन करके उस पर अटैच करने हैं। उसके बाद फाइनल सबमिट कर देना, आपका फॉर्म भर जाएगा। कोई भी आपको हार्ड कॉपी की आवश्यकता नहीं है कि आपको सबकी फोटो कॉपी जमा करनी है। हार्ड कॉपी की आवश्यकता कब होगी, जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। उसमें इन्हीं डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए हैं इन सबकी हार्ड कॉपी आपको चाहिए होगी। हार्ड कॉपी के साथ साथ ओरिजिनल एक फोटो कॉपी चाहिए होगी, 2 सेट फोटो कॉपी के लगेंगे और एक आपका जो है वो ओरिजिनल आपका डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए जाएंगे। तो ये सब चीजें जो है आपको रेडी रखनी होंगी। जाति जो है वो किसका लगेगा, पिता पक्ष का या पति पक्ष का। जाति हमेशा पिता पक्ष का ही मान्य होता है, पति पक्ष का जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप जब कराने जाएंगे तो आप बहुत सावधानी से जाइए। दूसरी बात देखिए बहुत से कमेंट्स आते हैं कि कब होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। सारे जनपदों का मैं नहीं बता पाऊंगा कि कब होगा, उसका कारण है बताना बहुत मुश्किल है। हम केवल आपके कमेंट के माध्यम से ही हमें पता लग पाता है कि हाँ किन किन जनपदों का हो गया है, किनका हो रहा है। लेकिन वास्तविकता ये आपको अपने परियोजना कार्यालय से, डीपीओ या सीडीपीओ कार्यालय से आपको बराबर संपर्क में रहना है। जो नंबर आप डाल रहे हैं वो नंबर बराबर खुला छोड़ना है। मैसेज और कॉल्स चेक करनी है, अगर कोई कॉल मिस हो जा रही तो उसे बैक करके देख लीजिए। अगर उधर से कॉल नहीं आ रही तो आप अपने आप संपर्क करके देख लीजिए कब हो रहा है, ठीक है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अगर आपका छूट गया तो उसके बाद कोई चांस नहीं मिलेगा। बाकी फाइनल मेरिट अभी रिजल्ट आउट होने शुरू नहीं हुए हैं। फाइनल मेरिट जब भी आएंगी आपको जानकारी दे दी जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम एक नई अपडेट के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।